हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। दोस्तों, शिक्षा वो ही सबसे बड़ा माध्यम है जिससे हम जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसी नोट के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में अपना पहला प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक, विच इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन करने के। बट पूरा फंडामेंटल जो एक आधार है अकाउंट सब्जेक्ट की, वो यहीं से बनती है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली जो टॉपिक है, ये आपको ये बताता है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जब रिकॉर्ड किया जाता है यानी अकाउंटिंग की जाती है, तो उसमें क्या फंडामेंटल हमें माइंड में बिठा के रखने हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, अकाउंटिंग के ऊपर तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें हमने बेसिकली बताया था अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी क्या होता है। अगर उसमें कोई डाउट है अभी इस वीडियो से पहले, तो आप उसको यहाँ क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ देख सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे शब्द है इक्वेशन। इक्वेशन नॉर्मली जो शब्द है मैथमेटिक्स में हमें पढ़ने को मिलता है। इक्वेशन मतलब समथिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग भी यही है? द आंसर इज यस। यहाँ पे भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका मीनिंग वही है। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इस प्रकार है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि असेट्स हमारी जो होती है वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के जोड़ के बराबर होती है। ठीक है, तो पहले दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि असेट्स क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेट्स क्या होती है। असेट्स का मतलब होता है बेटा ओनर्स इक्विटी या बिलोंगिंग ऑफ ओनर। एक व्यक्ति है, उन्होंने 5 लाख रुपए से एक फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से? 5 लाख रुपए से। ये जो 5 लाख रुपए उनके पास कैश था, ये कैश उन्हीं को पूरी तरह बिलोंग करता है। तो ये कैश के मालिक कौन हुए? ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये कैश उनके लिए हो गया बेसिकली असेट। असेट प्योरली देखा जाए तो वो बिजनेस की सारी संपत्ति जिनके ऊपर ओनर का पूरा एक अधिकार होता है, जो उसके नाम से ही होती है। तो असेट का मीनिंग भी यही है, ओनर्स इक्विटी या ओनर्स को जो बिलोंग करती है जो चीजें, वो बेसिकली असेट की कैटेगरी में आती है। लायबिलिटी उधारी, सिंपल उधारी टू आउटसाइडर्स। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम आउटसाइडर्स। अब इसी बिजनेस में मान लो इन्होंने 2 लाख रुपए कहीं से लोन ले लिया, फ्रेंड से या बैंक से। तो ये जो 2 लाख रुपए है प्लस 5 लाख इनके खुद के थे, कुल मिला के इनके पास हो गए 7 लाख। लेकिन 7 लाख में से इनकी खुद की एसेट तो 5 ही लाख की है। 2 लाख रुपए इनके पास है जरूर, बट वो पे करने हैं किसी और को। ठीक है, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये हो गई इनकी लायबिलिटी। मैं लिख देता हूँ, 5 लाख रुपए इनकी हो गई एसेट और 2 लाख रुपए यहाँ पे हो गई इनकी लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी बेसिकली क्या हुई? जो हमें दूसरों को, जिनसे हमने पैसा लिया है या लोन लिया है, जो हमें उनको चुकाना है, वो होती है हमारी लायबिलिटी। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है नेट असेट्स ऑफ ओनर। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 7 लाख रुपीज ओनर के पास टोटल था। इसका मान लो नाम है मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश जो थे, उनके पास 5 लाख रुपए खुद का कैश है, लोन 2 लाख रुपए का है, टोटल मिला के उनके पास 7 लाख रुपीज है।
लेकिन इन 7 लाख में से एक्चुअली जो प्योरली उनको बिलोंग करता है वो कितना है, वो 5 लाख ही तो है। ठीक है, तो नेट असेट का मतलब क्या हुआ, वो असेट जिसपे कोई दूसरे कर्जा नहीं है, फ्री फ्रॉम एनी कर्जा। नेट असेट या फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, है ना, फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, वो बेसिकली हो गया कैपिटल। तो इस केस में वो 5 लाख रुपया इनका केवल मिस्टर आकाश का जो है वो कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, तो हमने असेट को समझा, हमने लायबिलिटी को समझा, हमने कैपिटल को समझा। अब क्या है, जब इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो इजी हो गया। ये क्या है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो इस एग्जांपल में असेट में क्या था हमारे पास, कैश 5 लाख रुपए का। ठीक है, फिर लोन था 2 लाख रुपए का। ऐसे ये जो लोन था वो 2 लाख रुपए का वो आएगा तो यहाँ पे, लेकिन इनका ओवरऑल कैश तो बढ़ गया 2 लाख रुपए से, क्योंकि 2 लाख अगर किसी से इन्होंने उधार लिए हैं तो वो इनके कैश में जुड़ भी गया होगा। तो 2 लाख हमने इधर ऐड कर दिया और 2 लाख इधर लोन में आ गया। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है वो अल्टीमेटली थी कितने की, नेट 5 लाख रुपए की। तो अब जरा ध्यान से देखो, 5 और 2 7 इधर भी हो रहे हैं और 5 और 2 7 इधर भी हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल में बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी, एक उन्होंने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरा उन्होंने लोन लिया, 2 ही ट्रांजैक्शन थी। लेकिन 2 ट्रांजैक्शन में जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके ऊपर नेट इम्पैक्ट सेम है। ठीक है, इधर भी 7 लाख आ रहा है, इधर भी 7 लाख आ रहा है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग ये है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कितनी भी हो, अभी तो मैंने 2 ही ली थी, एग्जाम्पल से भी आप देखेंगे, बट इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका मतलब अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग गलत कर रहे हो। सिंपल मीनिंग ये है, एक तरीके से टेस्ट चेक है। ठीक है, और अगर आपका ओवरऑल इम्पैक्ट ठीक आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग ठीक है। उसके भी एक्सेप्शन होते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उस एग्जांपल में आपको मैं इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझाता हूँ। एग्जांपल, मिस्टर ए commenced बिजनेस। ये जो आपके शायद फर्स्ट सेमेस्टर के जो फर्स्ट जो समेटिव असेसमेंट होता है उसका जो एग्जाम होता है उसमें सिलेबस में होता है, तो इसके क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस कर रहा हूँ। बुक के जो आपके क्वेश्चन है, चाहे आपकी कोई भी हेल्प बुक हो या फिर जो हम जो कर रहे हैं वो हम अलग से भी एक मतलब क्लासेस सेशन ले लेंगे जिसमें और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो कि हो क्या रहा है ओवरऑल इम्पैक्ट। सो मिस्टर ए कमेंस बिजनेस विद कैश ₹7 लाख। ठीक है, ही, ये पहली ट्रांजेक्शन थी। ही परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर कैश। थर्ड, he took a loan of ₹1 lakh from बैंक। बैंक से उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया ताकि उन बिजनेस को और एक्सपेंड करें। 30,000 रुपए के उन्होंने गुड्स खरीद दिए कैश पेमेंट करके, क्योंकि आगे बिजनेस करने का मीनिंग यही है ना, कुछ स्टॉक होगा तभी तो बेचेंगे उसको, है ना। फोर्थ, ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर ₹30,000। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ।
और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और हम बेटर होते चले जाएंगे, बट मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन और भी लेंगे। सो अब इसका सोल्यूशन देखो आप। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, इसका हम टाइटल रख देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी? मिस्टर ए कमेंस बिजनेस विद कैश ₹7 लाख। कमेंस्ड बिजनेस विद विद कैश 7 लाख। ये हम लिख देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बिजनेस जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कैश 7 लाख रुपए का था। हम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो एसेट्स होती हैं वो ओनर की बिलोंगिंग्स होती है, लायबिलिटी जो दूसरे को चुकाना है, और नेट उसके पास कितना है कर्जा देने के बाद, वो बेसिकली कैपिटल होती है। ठीक है, अब जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी हमें ये खुद पता लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि उससे कौन सी एसेट बन रही है या कौन सी लायबिलिटी बन रही है। कैपिटल का तो नेट इम्पैक्ट देख लेंगे, हमें ये पता चलना चाहिए कि हम क्या इससे एसेट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आइडिया रहे। एसेट्स में नॉर्मली क्या क्या आता है? कैश ओनर का खुद का होता है, यदि उसका बैंक में पैसा है तो वो भी खुद का ही है। अगर वो कोई स्टॉक खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, तो वो उसका खुद का होता है। फर्नीचर खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है ना? तो बेसिकली ये सारी एसेट की कैटेगरी में आता है। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? अगर बैंक से लोन लिया है ना, वो लायबिलिटी में आता है। दो वर्ड सुनना जरा ध्यान से, एक क्रेडिटर और एक डेटर। क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हमने उधार कुछ लिया है ना, बेसिकली गुड्स जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं उधार, तो वो पर्सन जो होता है वो हमारी क्रेडिटर की कैटेगरी में आता है। और क्रेडिटर का उल्टा होता है डेटर, DEBTOR, बी इसमें साइलेंट होता है, डेटर बोलते हैं इसको। डेटर जिसको हम गुड्स सेल करते हैं उधार, जिससे हमें पैसा मिलेगा, तो वो बेसिकली डेटर होता है। तो लाइबिलिटी डेटर हमारा क्या है? डेटर से हमें पैसा मिलना है, मिला नहीं है लेकिन मिलना है, तो हम लेनदारी है ना, तो वो असेट है क्योंकि उस पर हमारा हक है। लाइबिलिटी में बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, है ना, और कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, बेसिकली कुछ एक्सपेंस है, जैसे मान लो बिजली का बिल है, वो आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग बताया है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो लाइबिलिटी में आपको खुद मिलेंगी, एसेट्स में आपको मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हर ट्रांजेक्शन में कि इसमें कौन सी एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। अब पहली ट्रांजेक्शन क्या थी? बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश 7 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो, जब कैश के साथ 7 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है, एक तो कैश नाम की एसेट हो गई हमारे पास। कैश कैश तो 7 लाख रुपए था ना, तो कैश लिखेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे 7 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरी तरफ अब ये बताओ, इक्वेशन क्या बोलती है कि असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हमने असेट साइड में इसका इम्पैक्ट देख लिया, इस साइड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? ये जो कैश से इसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या ये लायबिलिटी है? द आंसर इज नो। तो ये पूरी की पूरी क्या है? उसकी कैपिटल है, क्योंकि कर्जा तो है नहीं इस ट्रांजेक्शन में। अब देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है, 7 लाख इधर है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में भी
7 लाख रुपीज़ है। तो हर ट्रांजेक्शन में आपका जो इम्पैक्ट है वो सेम आना चाहिए। अब दूसरी ट्रांजेक्शन देखो, ही परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 कैश। कैश में उसने गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स या स्टॉक कह लो, एक ही बात है। स्टॉक क्या है? हमारे गोडाउन में आके स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारी एसेट है ना। तो 30,000 का यदि उसने सामान खरीदे तो वो हमारे लिए एसेट है, और एसेट में हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया स्टॉक का, और यहाँ 30,000 दिखा दी। और क्योंकि ये कैश में खरीदा है, इसका मतलब 30,000 की पेमेंट हुई होगी हमारे पास से, तो 30,000 माइनस कर देंगे या ब्रैकेट में दिखा दो, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, यहीं पे इसको एडजस्ट कर दो। टोटलिंग करते हैं, जैसे 7 लाख माइनस 30,000, 6,70,000, और 30,000 स्टॉक का इधर आ गया। लायबिलिटी इस मोमेंट पे 0 है, और कैपिटल 7 लाख रुपए की हमारी इंटैक्ट। अब देखो 670 प्लस 30, 7 इधर आ रहा है, उधर भी 7 आ रहा है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस इक्वेशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और यही हमारा सबसे बड़ा एविडेंस इस बात का कि हम ट्रांजेक्शन को ठीक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगली ट्रांजेक्शन, he took a loan of 1 lakh rupees from bank, took loan of rupees 1 lakh from bank। अब बैंक से यदि 1 लाख का लोन लिया तो जाहिर सी बात है कैश में हमारा 1 लाख रुपया ऐड हो जाएगा। एज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ मैं। क्या एजम्पशन है कि जो लोन उसने लिया वो कैश में रियलाइज किया है, ठीक है। तो 1 लाख रुपया मैंने कैश में जोड़ दिया। अगर ये पैसा उसको बैंक अकाउंट में रिसीव किया होता उसने, तो हम यहाँ पे बैंक नाम से एक नई ऐड कर देते हैं एसेट। बैंक भी आपको मिलेगा ना, देखो बैंक भी एसेट में मिलता है। तो 1 लाख रुपया उसको कैश मिला, लेकिन क्या ये उसकी एसेट है या लाइबिलिटी? कैश जो रियलाइज हो वो तो एसेट है, लेकिन साथ में ये लोन था, लोन कहाँ आएगा? लाइबिलिटी में। लोन नाम से हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे कॉलम, और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद में ये एक और लाइन, और इसको हम करेंगे टोटलिंग 7,70,000 प्लस 30,000, एंड हेयर 1 लाख प्लस 7 लाख। चेक करेंगे, देखो दोनों बराबर आ रहा है क्या? 7 और 1 8, 7 70 और 30 8, यानी इधर भी 8 लाख है, उधर भी 8 लाख है। इसका मतलब इम्पैक्ट हमने बिल्कुल ठीक दिया है, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है। अगली ट्रांजेक्शन देखो, he sold goods of ₹20,000 for 30,000, sold goods of ₹20,000 for ₹30,000। ध्यान से देखना, उन्होंने जो गुड्स बेचे हैं वो 20,000 रुपए की लागत के थे, कॉस्टिंग है ना। 20, जैसे इन्होंने 30,000 के टोटल खरीदे थे सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में, इसमें से 20,000 रुपए के गुड्स हैं वो उन्होंने बेच दिए मार्केट में। तो जो गुड्स है एक्चुअली आपका वो कितना कम हुआ है? वो 20,000 से कम हुआ है ना, क्योंकि 20,000 रुपए के जो गुड्स थे वो यहाँ से कम हो गए। तो स्टॉक में से मैं सीधे सीधे 20,000 माइनस कर देता हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई। 20,000 रुपए का हमारा स्टॉक माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर 30,000। इसमें ये नहीं लिखा हुआ उसने इसे कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कुछ भी कैश में या क्रेडिट में, तो हम मान लेंगे कि कैश में बेचा है, ठीक है। और उसके लिए एक नोट भी दे देंगे कि हम
एज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश में सोल्ड हुआ है, और अगर आप ये मानो कि ये ट्रेड में सोल्ड हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगी। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि ये कैश में सेल हुआ है। तो कैश में यदि 30,000 रुपये रियलाइज हुए हैं, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ₹4 फॉर कैश। मैं क्रेडिट वाला भी इसके नीचे ले लूंगा एग्जाम्पल। तो कैश 30,000 रुपये आया हमारे पास, तो 30,000 रुपये तो कैश यहीं पे जोड़ देंगे, 30,000 यहीं पे ऐड कर देंगे। अब देखो ध्यान से, 20,000 इधर से माइनस हो रहा है, 20,000 माइनस हो रहा है, 30,000 ऐड हो रहा है। इसका मतलब 10,000 ओवरऑल ऐड हो रहा है ना। बाकी का जो इम्पैक्ट है वो हम कहाँ देंगे इसमें, क्योंकि ना ये फिर आगे कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कैश की बात कर रहा है, गुड्स की बात कर रहा है, वो दोनों हमने डाल दिए इसमें। अब 10,000 कहाँ जाएंगे, यहीं पे कैच है। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि 20,000 का जो सामान है वो 30,000 में बेचा है, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना। 10,000 रुपए का जो ये प्रॉफिट हुआ है, ये नेट असेट ऑफ द ओनर है, मतलब उसी को बिलोंग करता है ना। तो ये जो 10,000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है, क्या बोलेंगे इसको हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया ना। ये प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल बिलोंगिंग है ओनर की। तो 10,000 रुपये जो ये प्रॉफिट हुआ है हम उसको यहाँ ऐड कर देंगे। अब देख लो बैलेंस हो गई इक्वेशन, इधर 10,000 ऐड हुआ नेट इम्पैक्ट में, और इधर भी 10,000। अगर लॉस होता तो हम यहाँ माइनस कर देते। कैपिटल के अंदर ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते एडजस्ट करने की, प्रॉफिट लॉस हमेशा कैपिटल में एडजस्ट होता है, और 2-3 ट्रांजेक्शन होती है, ड्राइंग भी होता है उसमें वन ऑफ देम, तो वो वहां पे होता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो हो गया सेम, है ना। तो हम इसको यहीं पे टोटल मार देंगे, और ये देखो आपका यहाँ पे टोटल आ गया 8 lakhs, और ये स्टॉक रह गया आपका 10,000 का। फिर 1 लाख का आपका हो गया लोन लायबिलिटी, और 7,10,000 की होगी कैपिटल। तो इधर का जो ग्रॉस टोटल है कितना आया बताओ, आपकी जो असेट्स का टोटल है वो कितना है, 8,10,000, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है, वो भी 8,10,000 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल ठीक से रिकॉर्ड किया है, राइट। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है या जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें यही बताता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में ठीक से रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इसका टोटल मैच कर रहा है, इट मीन्स हमने सारी ट्रांजेक्शन को ठीक से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अभी मैं उस पर आ जाता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे कैश की जगह मैं इसको क्रेडिट ले लेता, मान लो कैश ना होता, मैं इसको क्रेडिट ले लेता, क्रेडिट में क्या इसका इम्पैक्ट होता, क्रेडिट में इसका क्या इम्पैक्ट होता, यहाँ पे कैश हम ऐड ही नहीं कर पाते 30,000, यहाँ पे 20,000 ठीक माइनस कर दे, क्योंकि स्टॉक तो हमारा चला गया, है ना। अब जो ये 30,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिए जो हमें अभी पैसा देने वाला है वापस। तो जिस व्यक्ति को हम अपने गुड्स बेचते हैं उधार, उसको हम बोलते हैं डेटर। अगर किसी से परचेज करेंगे तो बोलेंगे क्रेडिटर, और अगर किसी को उधार बेचते हैं तो उसे बोलेंगे डेटर, मतलब उससे पैसा रिकवर करना है। डेटर होता है एसेट। तो अगर ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन होता तो मैं यहाँ पे ऐड करता डेटर के नाम से एक नया एसेट, और वहां पे मैं ऐड करता 30,000। 10,000 का इम्पैक्ट तो यही जाता, क्योंकि वो तो प्रॉफिट है। और इस सिचुएशन में भी फिर यहाँ पे 7-10 यहाँ रह जाता, यहाँ 10 आता, यहाँ 30 आता, तब भी 8-10 होता, इधर तब भी 8-10 होता। तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो सेम ही होता। तो ये था दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक एक्सप्लेन, कुछ और भी रह गया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट जो सेशंस होंगे हमारे, उसमें और डिटेल में हम इन क्वेश्चंस को भी ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ और ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है। देखिए, आप
अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग हेल्प बुक भी हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई पर्टिकुलर हेल्प बुक यूज़ होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप करो उसमें। कोई ट्रांजेक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम किसी और वीडियोस में उसका जो है सॉल्यूशन आपको बना के दिखाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में, और कुछ क्वेश्चन हम भी ले लेंगे जिसमें मैक्सिमम ट्रांजेक्शन उसमें कवर हो जाए, राइट। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि जो एजुकेशन है वो और लोगों तक भी पहुँचे और अफोर्डेबल बने। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।